आ रहे हैं इसमें, उससे आपकी क्वेश्चन फंस जाएं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई सर्वोच्च न्यायालय के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? यानी जो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई हैं ये किस नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 52वें नंबर के, यानी 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने 14 मई 2025 को कार्यभार संभाला है और ये 23 नवंबर 2025 तक पद पर रहेंगे। यानी ये हमारे 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं और 14 मई 2025 को इन्होंने क्या किया है, कार्यभार संभाला, यानी पद पर ये आए हैं। ठीक है, और बात कर लें कि इनसे पहले कौन थे, यानी 51वें नंबर के कौन थे, तो वो थे संजीव खन्ना। ठीक है, 51 के नंबर के संजीव खन्ना थे। और आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय के हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हमारे हीरालाल जेकी सुंदास कानिया, यानी इनको हीरालाल जे कानिया भी कहा जाता है। हीरालाल जे कानिया जो थे ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, देखिए आर्टिकल 124 यानी 124 से लेके आर्टिकल 147 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन और अधिकार के क्षेत्र का विस्तार है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा आर्टिकल जो है सर्वोच्च न्यायालय के गठन और अधिकार से संबंध रखता है, तो आर्टिकल 124 से लेके आर्टिकल 147 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूखी मिट्टी किसके कारण होती है? यानी मिट्टी जो सूख जाती है, सूखी मिट्टी किसके कारण होती है? तो देखिए मिट्टी के छिद्रों और रिक्त स्थानों में उपलब्ध पानी की कमी के कारण मिट्टी सूखी हो जाती है। यही कई कारणों से हो सकता है। देखिए मिट्टी में जो छेद होते हैं ना, उनमें पानी की कमी के कारण जो है मिट्टी सूख जाती है। देखिए किस किस वजह से हो सकता है? एक तो ऐसा हो सकता है वर्षा कम हो, कम बारिश के कारण हो सकता है। उच्च वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो वो ज्यादा हो जाए, और उच्च लवणता सांद्रता या खराब वायु संचारित भौतिकी रूप से शुष्क मिट्टी कारण बन सकती है। यानी आप मेनली याद रखें तो बस इतना याद रखिए कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए तब, या फिर बारिश जो है वो काफ़ी कम हो जाए तब जो है हमारी मिट्टी क्या होता है, सूख जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कोसी, गंडक, घाघरा या महानदी? यानी आपको 4 नदियों के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए महानदी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महानदी जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है, बाकी कोसी, गंडक और घाघरा ये तीनों नदी जो है ये गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, गंगा की सहायक नदियां, देखिए दाएं तट की बात करें हम लोग तो दाएं तट पर गंगा की सहायक नदियां हैं यमुना, चंबल, बेतवा, सोन, केन। ठीक है, और बात कर ले बाएं तट की तो बाएं तट पर रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, यानी दायां तट और बायां तट दोनों की जो है सहायक नदियां यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते जो महानंदा, गोमती, सरयू गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं जो हिमालय की बंदरपुर चोटी के पास यमुनोत्री हिमखंड से निकलती हैं। तो देखिए आप यहाँ पे बस ये देख लीजिए कौन कौन सी यहाँ पे आपको नदी देखने के लिए मिल रही है, ये सारी गंगा की सहायक नदियां हैं। बाकी इनको छोड़ के ऑप्शन में जो भी हो वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। देखिए यमुना, चंबल, बेतवा, सोन, केन, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, गोमती, सरयू ये सारी की सारी गंगा की सहायक नदियां हैं। कोई दाएं तट से, कोई बाएं तट से तो कोई सबसे बड़े रूप में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है और आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पद्मा, हुगली, यमुना, इरावदी, बराक, सुरमा और मेघना ये नदियां ऐसी हैं जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। देखिए मैं खुद ही इतनी फास्ट स्पीड में बोल रही हूँ, मुझे नहीं लगता आपको वीडियो को 2x पे करने की जरूरत है, क्योंकि इतना स्लोली तो अब आपके पास वक्त नहीं है कि आप धीरे धीरे करके वीडियोस को देखें। अगर आने वाली शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो ठीक है, एनालिसिस को आपको इतने स्लो नहीं देखना है, बस आपको एक रिवीजन के तौर पे देखते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां। देखिए अरब सागर में जो है नर्मदा, तापी, सिंधु, माही, साबरमती, पेरियार, शरावती ये सारी नदियां जो है आपकी अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1555 में शेरशाह सूरी को हराकर अफगान का साम्राज्य किसने खत्म किया था? यानी शेरशाह सूरी को 1555 में किसने हराया था? तो देखिए शेरशाह सूरी ने 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया था। यानी 1539 में चौसा की लड़ाई हुई थी जो शेरशाह के सूरी और हुमायूं के बीच में हुई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था और अपने अफगान का शासन स्थापित कर लिया था। ठीक है, वहीं फिर एक और युद्ध हुआ 1540 में जिसे हम लोग कन्नौज की लड़ाई कहते हैं। इसमें क्या हुआ, शेरशाह इस लड़ाई में हार गया हुमायूं से। शेरशाह जब इस लड़ाई में हार गया तो शेरशाह ने क्या हुआ, अपना साम्राज्य खो दिया और वो भारत को छोड़ के चला गया। यानी
पहले जो है शेरशाह ने हुमायूं को हराया 1539 में चौसा की लड़ाई में। फिर 1540 की लड़ाई कन्नौज की लड़ाई में क्या हुआ, हुमायूं ने शेरशाह को हरा दिया। फिर क्या हुआ, 1555 में ईरान से वापस आकर शेरशाह ने अधिकारियों को हराया और दिल्ली तथा आगरा पर फिर से अधिकार कर लिया। कहने का मतलब 1540 में भारत को छोड़ दिया था हुमायूं, उसने शेरशाह ने कन्नौज की लड़ाई के बाद, लेकिन 1555 में वो दोबारा आया और उसने वापस से क्या हुआ, हुमायूं को हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित करने के लिए किस अधिनियम को पारित किया था। देखिए, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित करने के लिए जो शासन अधिनियमित किया था वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका उद्देश्य था कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण को बढ़ाना, यानी कि जो कंपनी है उस पर ब्रिटिश नियंत्रण के कार्य को बढ़ाना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का जो कार्य था। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858, ये क्या हुआ था, ये 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद इसको स्टार्ट किया गया था। 1857 की विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर लिया। यह अधिनियम 1858 में पारित हुआ था। पूछा जाएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है किस विद्रोह के बाद लागू हुआ था, तो ये था हमारा 1857 की विद्रोह के बाद जो है भारत शासन अधिनियम 1858 को पारित कर दिया गया था। ठीक है, यहीं पे देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935। अब बात कर लेते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 की। तो देखिए, यह अधिनियम 1935 में पारित किया गया था। इसने भारत के एक संघीय सरकार स्थापित की जिससे प्रांतीय और संघीय विधानसभाएं शामिल हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण एक्ट दे रखे हैं, जैसे कि 1813 का चार्टर एक्ट, ये ईसाइयों मशीनरियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति देता था। और ये 1833 का चार्टर एक्ट था जिसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। यानी यहाँ पे आपको चार्टर एक्ट दे रखे हैं 1813 का और 1833 का चार्टर एक्ट था। जो भी ये इनमें से कोई भी आपसे पूछ लिया जाएगा, ये थोड़े इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। यानी अभी जो 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ है उसमें विधानसभाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है, लोकसभा में और विधानसभा में। तो देखिए, यह अधिनियम जो है 2023 में पारित किया गया था और इसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, इसका उद्देश्य था विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। अगर मैं बात करूं प्रतिशत की तो इसमें 33% आरक्षण दिया गया है। लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में SC और ST के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होता है ये, और महिलाओं पर भी लागू होता है। ठीक है, 33% के आरक्षण की इसमें आपसे बात की गई है और इसका नाम करें तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है ये पारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, थोड़े से और फैक्ट्स होंगे इसके बारे में। 33% का आरक्षण है, आपको ये याद रखना है, 2023 में जो है आया था। ठीक है, 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ था। इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों को 10 साल और बढ़ाना था। यानी जो 104वां संविधान संशोधन हुआ था वो 2020 में हुआ था और वो हुआ किसके लिए था, वो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC और ST की जो सीटें थी ना उनको 10 साल के लिए और आरक्षित करना था। ठीक है, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महानदी की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए, महानदी की जो कुल लंबाई है वो 900 किलोमीटर है। अगर हम मील में बात करें तो 560 मील है। ठीक है, और महानदी का जो उद्गम स्थल है वो छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से होता है और महानदी जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा महानदी पर कौन सा बांध है, तो जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर निर्मित है। आपसे पूछा जाए महानदी कहाँ कहाँ बहती है, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से होकर बहती है। महानदी की जो लंबाई है वो 900 किलोमीटर है। अब बात की जाती है महानदी पे सबसे बड़ा बांध, मैंने आपको बताया हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर ही स्थित है। अब बात कर लेते हैं कि महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए, महानदी की सहायक नदियां शिवनाथ, जोंक, हसदेव, मंड, इब, औंग, तेल आदि, ये सारी जो हैं ये हमारी महानदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कौन सी नदी सिंधु नदी का मुख्य स्रोत है, यानी कौन सी नदी सिंधु का मुख्य स्रोत है हमें बताने। तो देखिए, सिंधु नदी का जो मुख्य स्रोत है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखारचू ग्लेशियर है। सिंधु नदी का मुख्य स्रोत क्या है, बोखारचू ग्लेशियर है, जो कहाँ पर है, तिब्बत में है, मानसरोवर झील के पास है। ये ग्लेशियर कैलाश पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढलान पर स्थित है। तिब्बत में इसे सिंघी खबन या शेर का मुंह कहा जाता है। सिंघी खबन या फिर शेर का मुंह कहा जाता है। ठीक है, नदी, अब बात कर लेते हैं हम लोग
कि इसकी लंबाई कितनी है। तो नदी की जो कुल लंबाई है वो 3180 किलोमीटर है। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। सिंधु नदी की सहायक नदियां आपसे पूछी जा सकती हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ठीक है, देखिए नदियों की सहायक नदियों से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, तो आप लोग इनको एकदम अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा मार्च 2025 में भारत की ओलंपिक तैयारियों पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजन कहाँ किया गया था। तो यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन मैं बता दूं, खेल मंत्री जो यहाँ से बनेगा हमारे वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, तो मनसुख मंडाविया है। ठीक है, अब ये जो मीटिंग करी गई थी, ये जो सम्मेलन आयोजन हुआ था इसका ओलंपिक तैयारियों पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर का जो आयोजन हुआ था, ये हमारा हैदराबाद में हुआ था। कब हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, और 2028 की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हुआ था। ठीक है, और 2036 ओलंपिक की मेजबानी के रोड मैप पर चर्चा की गई थी, यानी 2028 और 2036 के ओलंपिक को लेकर इसमें क्या किया गया था, चर्चा का विषय रहा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और पूछा जाए ये हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द बुक हेल्ड। हेल्ड बुक जो है किसने लिखी है, तो हेल्ड बुक के जो लेखक हैं, हेल्ड लेखक और कवि एनी माइकल्स द्वारा 2023 में लिखा गया है, एक उपन्यास है, यानी इसको एनी माइकल्स के द्वारा लिखा गया है 2023 में। और हेल्ड जो वो है क्या है, एक उपन्यास है जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस की सहायक कंपनी नोपम द्वारा प्रकाशित किया गया था। हेल्ड क्या है, हेल्ड एक उपन्यास है, इसे एनी माइकल्स ने लिखा है, ये 2023 में लिखी गई है। ठीक है, मेन पॉइंट्स आप लर्न रखना बस। नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कहाँ पर महिलाओं की स्थिति पर आयोग CSW के 69वें सत्र पे भारतीय प्रतिमंडल का नेतृत्व की। तो देखिए न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में, इन्होंने कहाँ पे किया है, न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय है वहाँ पे किया है। ठीक है, देखिए था क्या, 10 मार्च 2025 से शुरू होने वाला यह सत्र लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण प्राप्त करने में वैश्विक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच के 23वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। तो देखिए ये था क्या, ये सत्र लैंगिक समानता से रिलेटेड था, लैंगिक समानता से रिलेटेड था ये। ठीक है, कंप्यूटर में CPU का मुख्य कार्य क्या है, देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी CPU से क्वेश्चन पूछा गया है और सेकंड शिफ्ट में भी। देखिए CPU जो है इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसका मुख्य कार्य जो है निर्देशों को निष्पादित करना और डेटा पर प्रक्रिया करना है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क है, यानी आपको मैं बताऊं CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं हम लोग, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, देखिए इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, CU और रजिस्टर, यानी कि सेंट्रल वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जहाँ पे गणितीय संक्रियाएं होती हैं, लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट जो डाटा की स्पीड को कंट्रोल करता है, और एक रजिस्टर। इस तरीके से इसमें गणितीय संक्रियाओं को किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, तो देखिए एन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राथमिक कार्य होता है, OS भी बोलते हैं हम लोग इसे, ये कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना होता है और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करना होता है। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करना और प्रोग्राम को सेवाएं प्रदान करना मेन वर्क होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, जिसे हम लोग OS भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत और चीन के बीच यात्री उड़ानें किस वर्ष निलंबित कर दिया गया था। भारत और चीन के बीच जो यात्री उड़ानें थी वो किस वर्ष निलंबित कर दी गई थी, तो करेक्ट आंसर है हमारा ये 2020 में कर दी गई थी। भारत और चीन के बीच यात्री उड़ानें जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में हुई घातक झड़प के बाद निलंबित कर दी गई हैं। ठीक है, इस झड़प में इसमें कम से कम 20 भारतीय सैनिक और 4 चीनी सैनिक मारे गए थे। इस घटना के बाद भारत ने चीन निवेश पर प्रतिबंधित कर दिया था, कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था और यात्री उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था। यानी उसी समय की बात है जब बहुत सारे ऐप जो है वो बंद हुए थे भारत में, जो चीनी थे, विदेशी ऐप भारत में जब बंद हुए थे तब की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2025 डाटा के अनुसार युवा स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो देखिए 1 जनवरी 2025 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार RSETI सहित विभिन्न कौशल योजनाओं के तहत कुल 54,03,231 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी 54,03,231 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के प्रेमी द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, यानी बिहार राज्य में जो प्रेमी है उसके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो देखिए जट जटिन नृत्य बिहार का एक लोकप्रिय नृत्य है। आपसे पूछा जाए जट जटिन नृत्य जो है कहाँ किया जाता है, तो वो बिहार में किया जाता है, जैसे पुरुष और महिलाओं की जोड़ी द्वारा किया जाता है और अक्सर प्रेम और वियोग के विषय को दर्शाता है। यह अपने जीवंत वातावरण के लिए जाना जाता है और विशेष रूप से उत्तर बिहार के मिथिला और कोशी क्षेत्रों में
लोकप्रिय है। यह नृत्य अक्सर मानसून के मौसम में चांदनी रातों में किया जाता है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जट जतिन कहाँ का नृत्य है, तो बिहार का नृत्य है। और आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में पुरुष और महिलाओं की जोड़ी के द्वारा प्रेम और वियोग के विषय को दर्शाने वाला नृत्य कौन सा है, तो वो जट जटिन नृत्य है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन बनेगा आशा करती हूँ कि आप लोग यहाँ से इसे कर पाओगे। और आपसे पूछा जाए कि जैसे कि झिझिया नृत्य जो है वो कहाँ का है, झिझिया नृत्य भी कहाँ है, हमारा बिहार का ही है। ठीक है, आपको याद रखने हैं, लोक नृत्य पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरा चित्रकला किस राज्य में पाई जाती है? सौरा चित्रकला किस राज्य में पाई जाती है? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सौरा चित्रकला, जो कि दीवार भित्ति की चित्रों की एक शैली है, उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। ये चित्रकला की मुख्य रूप से उड़ीसा की सौरा जनजाति द्वारा बनाई जाती है, यानी सौरा उड़ीसा की कला है सौरा कला। ठीक है, ये दीवारों पर की जाती है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है और ये एक अदिश राशि है। आपसे पूछा जा सकता है कि ऊर्जा कैसी राशि है, तो ऊर्जा एक अदिश राशि है और ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, जूल होता है। और क्वेश्चन ये आए ऊर्जा कैसी राशि है, तो ऊर्जा एक अदिश राशि है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ मात्रक हम आपको करा रहे हैं ताकि आपके आने वाली शिफ्टों में अगर इनमें से कोई भी आए तो आप लोग कर पाओ। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, वही बात कर लेते हैं कुछ और भौतिक राशियों की, जैसे कि वेग का। तो वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर बात करें त्वरण की, तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, त्वरण को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहीं बात करें बल की, तो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। इसके ऐसे एन से डिनोट करते हैं। और बात करें कार्य या ऊर्जा की, तो इनका मात्रक न्यूटन मीटर यानी जूल होता है। ठीक है, और संवेग की बात करें तो संवेग का मात्रक जो है न्यूटन सेकंड होता है। ठीक है, यहाँ से मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। संवेग का अगर फॉर्मूला आए तो ये द्रव्यमान गुणा वेग होता है, कार्य या ऊर्जा का आए तो ये बल गुणा दूरी होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। ये भौतिक राशि और इनके ऐसा ही मात्रक दे रखे हैं, इनमें से कोई भी आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। कोई ना कोई एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, कोई भी एक भौतिक राशि जो है किसी शिफ्ट में देखने को मिल रही है, तो आप लोग इनको एकदम अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1905 के बंगाल का विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? ये थोड़ा सा जो है देखिए, ये आप सभी को पता है कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय जो वायसराय जो थे वो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, और ये विभाजन जब रद्द हुआ था, ये रद्द हुआ था 1911 में। उस समय ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ठीक है, उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। तो 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, और 1911 में जब इसे रद्द किया गया था तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभाव में आया था। इसका विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, क्लियर है? कर्जन के समय में विभाजन हुआ था और हार्डिंग के समय में जो ये रद्द कर दिया गया था 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है? यानी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका प्रधान सचिव कौन है वर्तमान में? तो ये है प्रमोद कुमार मिश्रा और शक्तिकांत दास। ठीक है, वर्तमान में जो है ये कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा है और शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है, तो यही है। ठीक है, प्रमोद कुमार मिश्रा और शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? यानी हाल ही में अभी कैरियर गोल तक पहुंचने वाले, जो हाल ही में 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी जो कौन बने हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले जो पहले खिलाड़ी हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। इन्होंने आधिकारिक मैचों में 900 गोल करने वाले इतिहास के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। उन्होंने लिस्बन में क्रोएशिया के खिलाफ पुर्तगाल के यूईएफए नेशंस लीग मैच में अपनी नवीनतम उपलब्धि हासिल की है। तो 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो ये है हमारे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पालीगढ़ का विद्रोह अंग्रेज के विरुद्ध किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? यानी पालीगढ़ का जो विद्रोह हुआ था वो किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो देखिए, पालीगढ़ का विद्रोह जिसे पेलियाकर का विद्रोह भी कहा जाता है, मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। यह विद्रोह 1799 से 1805 के बीच त्रिनेलवेली, डिंडीगुल और मालाबार क्षेत्रों में हुआ था। विद्रोह के मुख्य कारण थे अंग्रेजों द्वारा दमनकारी भूमि राजस्व प्रणाली और पैलीगरों के अधिकारों का हनन। यानी अंग्रेजों के द्वारा जब हनन किया गया तब ये पैलीगढ़ का विद्रोह हुआ था। और किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? तो ये हमारा जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डैश के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि जो हमारी पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़ आपको पता है दो हैं, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? तो देखिए जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको हम बांगर कहते हैं, और जो नई जलोढ़ मिट्टी है ना उसको हम लोग खादर कहते हैं। ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है उसको बांगर कहा जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी पेपर में जो पुरानी जलोढ़ को पूछा गया, हो सकता है आने वाली शिफ्टों में नई जलोढ़ को पूछ ले, तो नई जलोढ़ को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिसाइकिल बिन में बिना जाए किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? यानी किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो यानी शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट की का यूज़ करते हो तो ये फाइल जो रिसाइकिल बिन में न जाकर सीधे स्थायी रूप से डिलीट हो जाती है ना। यानी होता है ना कि कुछ डिलीट हो गई तो रिसाइकिल बिन से जाके हम उसे रिकवर कर लेते हैं, लेकिन या क्या होता है अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करोगे कंप्यूटर में तो वो स्थायी रूप से डिलीट हो जाएगी, आप लोग फिर उसे रिकवर नहीं कर पाओगे कहीं से भी। जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का उपयोग करके हटाते हैं तो फाइल कहाँ जाती है? फाइल रिसाइकिल बिन में जाती है। ठीक है, जब आप किसी फाइल को नॉर्मली डिलीट करते हो वो रिसाइकिल बिन में जाती है और आपको रिकवर करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन आप शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करोगे तो वो फाइल रिकवर नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है? यानी झारखंड में जो है कौन सा अभ्यारण्य है? तो झारखंड में कई वन्यजीव अभ्यारण्य, जिनमें से कुछ प्रमुख देखिए कुछ प्रमुख अभ्यारण्य जैसे कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान, दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, लावालौंग वन्यजीव अभ्यारण्य और पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, ये जो है झारखंड में प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है। देखिए अब जैसा कि आप सभी को पता है कि आज कोई एग्जाम नहीं है, तो आप लोग जो है पुरानी वाली शिफ्टों को रिवाइज करके जाना। ठीक है, जितनी पुरानी वाली शिफ्ट है आप उन सबको रिवाइज करके जाना ताकि आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। और आप लोग इस बात को ध्यान रखना कि जब भी हम पुरानी शिफ्ट का एग्जाम देकर जाते हैं तो वाकई में हमारे एग्जाम में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिधम्म पिटक में कौन सा अध्ययन शामिल है? तो देखिए आपको सबको पता है कि बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, उनमें से एक अभिधम्म पिटक भी है। तो अभिधम्म पिटक में मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, दर्शन, मनोविज्ञान और तत्वमीमांसा का अध्ययन शामिल है। यानी दर्शन, मनोविज्ञान और तत्वमीमांसा का अध्ययन शामिल है। बौद्ध धर्म के सूत्र पिटक में दिए गए उपदेशों की व्याख्या है और व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसिटिक एसिड का सोडियम एसिटेट में रूपांतरण होता है? यानी एसिडेट एसिड का सोडियम एसिटेट में रूपांतरण जो है कब होता है? यानी आपको यहाँ पे केमिकल फार्मूला बताना है। ठीक है, तो देखिए वैसे तो नॉर्मली बता देंगे हम डेफिनेशन के थ्रू, फिर इसका केमिकल फार्मूला भी देख लेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया है, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है, यह जब होता है जब एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया जाता है जिससे सोडियम एसिटेट और पानी बनता है। यानी कि देखिए ये जब होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या होता है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसे मिलाया जाता है। रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। एसिटिक एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को मिलाया तो हमारा सोडियम एसिटेट बना CH3OONA और देन पानी यहाँ से निकल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक फैक्टर पढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए जब सोडियम एसिटेट एसिटिक एसिड के जलीय घोल में मिलाया जाता है तो pH मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। pH मान जो है बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, भारत का पहला यात्री ड्रोन कौन सा है? यानी भारत का पहला यात्री ड्रोन जो है वो कौन सा है? तो पहला भारत का पहला जो यात्री ड्रोन है वो है वरुण। ड्रोन का भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। यानी ये जो वरुण ड्रोन है ये भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। इस वरुण ड्रोन को एक स्टार्टअप द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है और इसे एक व्यक्ति को अंदर ले जाने की क्षमता, यानी इसमें एक व्यक्ति जो है इस ड्रोन में बैठ सकता है। ठीक है, वरुण ड्रोन एक बार उड़ान भरकर 25 किलोमीटर तक जा सकता है। यानी जो वरुण ड्रोन है एक बार अगर उड़ान भरेगा तो 25 किलोमीटर तक जा सकता है। इस तरह इस ड्रोन को 130 किलो तक सामान या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता है। यह ज़मीन से 2 मीटर ऊपर उड़ेगा तथा इसकी समय सीमा 25 से 33 मिनट तक का है। यानी ये जो है 130 किलो तक का सामान, यानी चाहे वो लोग हों या उनके अंदर का सामान हो, उसको एक जगह से लोग हों या कोई सामान हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकता है। ठीक है, और ये ज़मीन से 2 मीटर ऊंचा उड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश में नगर परिषद की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों में जो है नगर परिषद की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केंद्रीय सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोन्यांग जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो यानी जो कोन्यांग जनजाति है वो किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नागालैंड में। कोन्यांग जनजाति जो है हमारी वो हमें नागालैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट द बुक लवर? यानी लवर बुक जो है वो किसने लिखी है, उसके लेखक कौन है लवर बुक के? तो ये है एमिली हेनरी। एमिली हेनरी ने लिखी है हमारी जो बुक लवर है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक होर अश्वत्थामा के लिए डोंगरी भाषा का साहित्य
पुरस्कार किसे दिया गया है, यानी ये एक बुक है एक और अश्वत्थामा, इसके लिए डोगरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, डोगरी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो आप लोगों का चमन अरोड़ा को मिला है, ये 2024 में मिला है। ठीक है, चमन अरोड़ा को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कार्यशील युवा का सामान्यतः एज ग्रुप क्या होता है, यानी जो वर्किंग यूथ होता है उसका एज ग्रुप क्या होता है। तो देखिए, जो हमारा UN है यानी संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युवा 15 से 24 वर्ष की आयु के लोग होते हैं। हालांकि कार्यशील वर्ग 15 से 64 वर्ग तक का होता है, यानी जो व्यक्ति कार्य करता है वो 15 से 64 वर्ष तक का होता है। ठीक है, किशोरों की जो अवस्था है वो 10 से 19 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों को बताया गया है। UN के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरों की जो आयु है वो 10 से 19 वर्ष तक के रूप में परिभाषित की जाती है। ठीक है, भारतीय नौसेना दिवस 2024 की थीम क्या थी, यानी हमारा जो भारतीय नौसेना है उसके 2024 के विषय की थीम पूछी जा रही है कि उसकी थीम क्या थी। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, समुद्री सुरक्षा और सतर्कता, ऑप्शन बी है नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम में शक्ति और सामर्थ्य, ऑप्शन सी है प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। तो देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का जो होगा वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, नवाचार और स्वदेशीकरण वाला। ठीक है, देखिए, नौसेना दिवस 2024 की थीम थी नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। भारत में नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को देश में नौसेना बल की भव्यता और उपलब्धियों की भूमिका का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि नौसेना दिवस जो है वो हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो नौसेना दिवस जो है हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, 4 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 जून को। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ से बात कर लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग डेट की, तो ये 19 नवंबर को लागू हुआ था। ठीक है, 19 नवंबर 1986 को हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो लागू हुआ था। ठीक है, इस अधिनियम में 4 अध्याय और 26 धाराएं थीं। ठीक है, 4 अध्याय और 26 धाराएं इस अधिनियम में थीं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड या MS एक्सेल में नया डॉक्यूमेंट या नई वर्कबुक खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। यानी आपको बताना है MS वर्ड में या MS एक्सेल में अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट खोलते हो तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो ये आप सभी को पता है कि Ctrl+N जैसे ही आप क्लिक करोगे MS वर्ड में या MS एक्सेल में, दोनों में आपकी एक नया डॉक्यूमेंट खुल के या नई वर्कबुक खुल के आ जाएगी। अगर आपको नॉर्मली कोई बुक ओपन करनी है, नॉर्मली कोई फाइल खोलनी है, तो उसके लिए Ctrl+O है, ये आपको पता है। अगर नई फाइल खोलनी है तो उसके लिए Ctrl+N है, नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। ठीक है, अगर फाइल प्रिंट करनी है तो Ctrl+P, फाइल को सेव करना है तो Ctrl+S, और आपको सब कुछ सेलेक्ट करना है जो भी आपने लिखा हुआ है तो उसके लिए Ctrl+A होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और भूटान की सीमा के बीच कौन कौन सी भौगोलिक विशेषताएं प्रमुख रूप से स्थित हैं। यानी भारत और भूटान के बीच में कौन सी भौगोलिक विशेषताएं हैं। सतलुज नदी है, थार मरुस्थल है, हिमालय पर्वत है या गंगा डेल्टा है। इनमें से आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, हिमालय पर्वत। भारत और भूटान के बीच में जो है हिमालय पर्वत है। भारत और भूटान की सीमा हिमालय पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। यह प्राकृतिक रूप से दोनों देशों के बीच एक मजबूती और सुरक्षित सीमा बनाती है। यानी कि जो है हिमालय पर्वत की सीमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 2023 तक कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता कितनी थी। ठीक है, तो देखिए, भारत में 2023 तक जो नवीनीकरण की ऊर्जा क्षमता थी वो 100 GW थी, यानी 100 गीगावाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 GW थी। ठीक है, वर्ष 2023 तक भारत में कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का। वर्ष 2023 तक भारत में कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता लगभग 100 GW थी, जिसमें मुख्य रूप से सौर, पवन, वायुगैस और जल विद्युत शामिल हैं। इनमें से सौर ऊर्जा की क्षमता लगभग 5 GB थी, पवन ऊर्जा की 40 GB, बायोगैस और लघु जल विद्युत मिलाकर 10 GB थी। भारत सरकार ने 2030 तक 500 GB नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। क्वेश्चन बन सकता है, भारत सरकार ने 2030 तक कितनी नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 500 GW तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है। यानी डेजर्ट साइक्लोन जो सैन्य अभ्यास है वो किन देशों के बीच होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भारत और अमेरिका है। भारत और अमेरिका के बीच में डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास जो है वो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत और अमेरिका। ठीक है,
डेजर्ट साइक्लोनिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और अमेरिका के बीच थार रेगिस्तान में आयोजित होता है, यानी ये थार रेगिस्तान में होता है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सीमाओं के बीच सामरिक सहयोग और युद्ध कौशल को बढ़ाना है। तो ये यानी कि ये भारत और अमेरिका के बीच होता है डेजर्ट साइक्लोन, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। Who won the WPL फाइनल इन 2025? यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का फाइनल किसने जीता है? कौन सी टीम फाइनल को जीती है WPL 2025 को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई इंडियंस। WPL यानी वुमेन प्रीमियर लीग 2025 को जो है मुंबई इंडियंस जीती है। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराया है और अपना दूसरा खिताब लिया, यानी मुंबई इंडियंस जो है ये दूसरी बार जीती है, इसने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराया है। ठीक है, तो WPL आप लोगों को समझ आ गया होगा, वुमेन प्रीमियर लीग, महिला प्रीमियर लीग का तीसरा सीज़न था, यानी WPL 2025 जो था ये तीसरा सीज़न चल रहा था। और इसका जो टूर्नामेंट हुआ था वो 4 जगहों पे हुआ था, एक तो बेंगलुरु में, दूसरा लखनऊ में, तीसरा मुंबई में और चौथा वडोदरा में। 4 जगह पे इसका टूर्नामेंट हुआ। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि WPL जो है कितने स्थानों पर खेला गया है? तो 4 स्थानों पर खेला गया है, बेंगलुरु, लखनऊ और मुंबई और वडोदरा। इसी के साथ आपसे अगर पूछा जाए WPL का कौन सा सीज़न था, तो तीसरा सीज़न था। ठीक है, और WPL का अगर फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था ये पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला गया है। किसमें? ब्रेबॉर्न स्टेडियम, मुंबई में। ठीक है, यहाँ पे आप WPL से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं ताकि आपके आने वाली शिफ्टों में अगर आपका एग्जाम हो तो आप लोग इन्हें कर पाओ। WPL से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन है। ये 14 फरवरी से लेके 15 मार्च 2025 तक चला है, ताकि आपकी शिफ्ट में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनेगा WPL से, तो आप लोग इसे कर पाओगे क्योंकि ये करंट अफेयर्स का भी एक मुद्दा बन जाता है। ठीक है, और इसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कराता है, जैसा कि आप सभी को पता है। और ये कौन सा प्रारूप है? तो ये T20 का प्रारूप है। ये टूर्नामेंट का प्रारूप क्या है? तो डबल राउंड रॉबिन और प्ले ऑफ। चैंपियंस जो है इसमें मुंबई इंडियंस रही है, दूसरा खिताब लिया है। रनर अप जो है हमारी वो दिल्ली कैपिटल्स है। प्रतिभागियों की बात करें तो इसमें 5 टीमों ने भाग लिया है। सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है वो नेट साइबरब्रंट यानी मुंबई इंडियंस की तरफ से, और सर्वाधिक रन जो है वो भी नेट साइबरब्रंट मुंबई इंडियन की तरफ से 523 रन जो है आगे बढ़े। तो ये तो देखिए सर्वाधिक रन जो है नेट साइबरब्रंट मुंबई इंडियंस ने बनाए, और सर्वाधिक विकेट, सबसे ज़्यादा विकेट जो लिए हैं वो भी मुंबई इंडियंस की तरफ से लिए हैं। अमेलिया केर ने 18 रन और हेले मैथ्यूज़ ने, इन्होंने भी 18 विकेट, तो इन दोनों ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। अमेलिया केर और हेलेज मैथ्यू कितने लिए हैं? मैथ्यूज, इन दोनों ने मिलकर इन्होंने भी 18 लिए हैं, इन्होंने भी 18 लिए हैं, दोनों ने बराबर विकेट लिए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा 18 विकेट ली गई हैं। तो ये WPL से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, WPL 2025 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपसे पूछी जा सकती है, और IPL से रिलेटेड भी पूछी जा सकती है। तो आप सभी को पता है कि IPL में जो 18 सालों के बाद हमारे क्वेश्चन क्या है, WPL और IPL से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आशा करती हूँ आप लोग करके आओगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है, हु इज़ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के कैग जो है वर्तमान में कौन है? ठीक है, तो वर्तमान में भारत के जो कैग हैं यानी के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हैं, पहली बात तो इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 148 है। ठीक है, वर्तमान में जो कैग हैं वो के संजय मूर्ति हैं। इन्होंने 21 नवंबर 2024 को अपना पद जो है ग्रहण किया है, और ये हमारे 15वें CAG हैं। पूछा जा सकता है कि कौन से CAG हैं? ये 15वें CAG हैं, और इससे पहले जो थे 14वें वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। ठीक है, और सबसे पहले कैग की पूछी जाए कि सबसे पहले जो है कैग कौन थे, तो वी नरहरि राव थे। वो पहले कैग वी नरहरि राव थे। वर्तमान के जो कैग हैं वो के संजय मूर्ति हैं, और के संजय मूर्ति ने किसका स्थान लिया है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू का, यानी इनसे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे। बात की जाए कैग के बारे में, हमारे भारत का कौन सा आर्टिकल, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमें बताता है? तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 148 जो है वो हमें कैग के बारे में बताता है। कैग का जो है काम क्या होता है? तो ये सार्वजनिक निधि की सुरक्षा करता है, यानी हमारी जो सार्वजनिक निधि है उसकी सुरक्षा करता है, केंद्र में भी और राज्य में भी, और वित्तीय प्रणाली की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, यानी हमारे जो घोटाले वगैरह होते हैं, फाइनेंशियल जो भी वित्तीय वो होता है, ये उन सबका पता लगाता है हमारा जो कैग होता है ये। ठीक है, और अभी 15वां सीजन चल रहा है कैग। 15वें जो हमारे कैग हैं वो के संजय मूर्ति हैं, और 14वें जो थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी तटरेखा भारत के किन किन राज्यों को जोड़ती है? तो पूर्वी तटरेखा और दक्षिणी तटरेखा हम दोनों को देख लेते हैं। देखिए पूर्वी तटरेखा जो है वो भारत के किन किन राज्यों को जोड़ती है? तो पूर्वी तटरेखा जो है, पहली बात तो ये बंगाल की खाड़ी के साथ पूर्वी तट पर स्थित है।
ठीक है, ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों से जुड़ी हुई है। तो किन किन राज्यों से जुड़ी हुई है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऐसे राज्यों से ये जुड़ी हुई है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि गुजरात में भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुजरात। सबसे लंबी जो तटरेखा है वो गुजरात राज्य की है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो है गुजरात। इसकी लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग पश्चिमी तटरेखा। पश्चिमी तटरेखा जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केरल से जुड़ी हुई है। किस किस से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केरल। तो पश्चिमी और पूर्वी दोनों में से कोई भी पूछे आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पाई का विद्रोह कहाँ हुआ था, यानी पाई का विद्रोह जो है कहाँ हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, देखिए पाई का विद्रोह एक सशस्त्र विद्रोह था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पाइकास यानी ओडिशा के पारंपरिक मिलिशिया द्वारा चलाया गया था। 1817 में बख्शी जंगबंधु के नेतृत्व में ओडिशा में विद्रोह हुआ था। तो पाई का विद्रोह हुआ कहाँ था? ये ओडिशा में हुआ था। 1817 में ये जो है बख्शी जंगबंधु ने नेतृत्व किया था। इसका पाई का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बख्शी जंगबंधु ने किया था। ठीक है, हुआ कहाँ था ये? तो ये ओडिशा में हुआ था। और कब हुआ था पाई का विद्रोह? तो ये 1817 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 के बीच ब्रिटिश भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। पूछा जा सकता है कि ताना भगत आंदोलन जो है वो कहाँ हुआ था, तो वो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। और ये किससे संबंधित था? तो यह आंदोलन मुख्यतः उराव जनजाति के लोगों द्वारा शुरू किया गया था, जो ब्रिटिश अधिकारियों की नीति और स्थानीय जमींदारों की शोषणकारी प्रथाओं के खिलाफ था। यानी ये जो था हमारा अंग्रेजों के खिलाफ था, ताना भगत आंदोलन जो था। और ये छोटापुर नाग क्षेत्र में खेला गया था, छोटा नागपुर क्षेत्र में खेला गया था। और 1914 से लेकर 1920 के बीच में ये हुआ था। अंग्रेजों के ये आंदोलन जो है खिलाफ था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू विड्रॉ फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, यानी हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से हटने का फैसला किया है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फरवरी 2025 को पनामा जो देश है, पनामा ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI से हटने का फैसला किया है। यह फैसला पनामा नहर क्षेत्र में चीनी प्रभाव के बारे में चिंताओं पर अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रूबियो के साथ चर्चा के बाद लिया गया है। यानी कौन सा देश है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा पनामा। ठीक है, पनामा ने जो है अभी फैसला लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मई 2025 में किस दक्षिणी अमेरिकी देश ने चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव में शामिल होने की घोषणा की है। देखिए बात की जाए हटने की तो पनामा देश ने बात की है। और अगर बात की जाए जुड़ने की तो जुड़ने का करेक्ट आंसर होगा कोलंबिया ने। कोलंबिया जुड़ेगा और पनामा जो है वो हटेगा। ठीक है, यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी। देखिए जैसा कि आप सभी को पता है वेदांत कॉलेज की स्थापना जो की थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपसे अगर सन की बात कर लेते हैं तो 1825 में उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की थी। और ये कोलकाता में वेदांत कॉलेज की जो स्थापना राजा राम मोहन राय ने की है, कब की है? तो 1825 में की है। अब इसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा और पश्चिमी विज्ञान दोनों में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना था। यानी भारतीय शिक्षा और पश्चिमी विज्ञान दोनों में पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराना था। किसका? राजा राम मोहन राय का उद्देश्य था वेदांत कॉलेज को खोलने का। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। इसको वैसे मोस्टली 1815 में ही बोला जाता है, 1415, लेकिन ऑप्शन में जो आपके आएगा वो 1815 ही आएगा, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसे आत्मीय सभा 1815 में उन्होंने स्थापना की। बाद में से 1828 में जो है ब्रह्म समाज के नाम से जाने जाना लगा। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि कौन सी जो सभा थी जिसको बाद में ब्रह्मा समाज के नाम से जाने जाने लगा। तो आत्मीय सभा जिसकी स्थापना 1814 से 15 में हुई थी, इसे 1828 में ब्रह्म समाज के नाम से जाने जाना लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। 97वां जब संविधान संशोधन हुआ था तो कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था। तो देखिए इसके तहत एक नया भाग 11B जोड़ा गया था जिसका शीर्षक सहकारी समितियां था। ठीक है, इसके साथ ही अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया था जो सहकारी समितियों के गठन, कामकाज और प्रबंधन को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो देखिए 11B जोड़ा गया था 97वें संविधान संशोधन के तहत और इसका शीर्षक क्या था? सहकारी समितियां। इसी के साथ 43B भी जोड़ा गया था अनुच्छेद जो सहकारी समितियों के गठन से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि जो राजा राम मोहन राय थे वो अंतर्जातीय विवाह, महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के जो है प्रबल समर्थक थे। यानी इन्होंने पूरा समर्थन किया था बाल विवाह के खिलाफ और महिला पुनर्विवाह के खिलाफ, यानी विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी आपको ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत सारे 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको उनमें से कोई एक टिक करना होगा। आपको कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो देखिए, दूध से दही का जमना, लोहे पर जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, भोजन का पाचन, पौधे का प्रकाश संश्लेषण और क्वेडित अंगूर। ये सारी जो भी प्रक्रियाएं हैं, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दे रखी होगी, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया हैं। ठीक है, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, ये सारी रासायनिक अभिक्रिया है। लकड़ी का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है जो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। देखिए, पूछा जाएगा कि कौन सी जो एक रासायनिक अभिक्रिया है साथ ही ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया भी है। तो ये जो लकड़ी का जलना है, लकड़ी का जो जलना है ये रासायनिक अभिक्रिया है, साथ में एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंप्यूटर के किस पार्ट को जो है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? कंप्यूटर के, तो देखिए करेक्ट आंसर सीपीयू होगा। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। और हमारे सीपीयू के जो है 3 मुख्य घटक होते हैं। ठीक है, एक तो ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एक CU सेंट्रल यूनिट और तीसरा है रजिस्टर। इन 3 पार्टों में CPU को घटकों को विभाजित किया गया है, 3 घटकों में। ठीक है, ALU, CU और रजिस्टर। आपको माउस कंप्यूटर के CPU का हिस्सा नहीं है। आपको दिया हुआ होगा कि CPU के कौन कौन से हिस्से नहीं है, तो ये जो होंगे ALU, CU, रजिस्टर, तो ये तीनों तो घटक है। इसके अलावा ऑप्शन में जो भी दे रखा होगा चौथा, वो उसका घटक जो है नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर 24 डिग्री के ऊपर है? कौन सा शहर है आपको बताना है जो 24 डिग्री के जो है ऊपर है। तो देखिए, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, भारत में कई शहर ऐसे हैं जो 24 डिग्री के ऊपर हैं। ठीक है, उनमें से कुछ के नाम देख लेते हैं। ऑप्शन में जो भी होगा वो उस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, दिल्ली, राजधानी जो दिल्ली है वो मध्य प्रदेश भोपाल, उत्तर प्रदेश लखनऊ और राजस्थान जयपुर। इनमें से आपको दिख रहा होगा जो मध्य प्रदेश भोपाल है ये आपका 24 डिग्री से नीचे है, बाकी सब जो है 24 डिग्री से ऊपर है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्रवेश पाए जाने वाले मंदिरों में सिद्धि जैसी आकृतियाँ, अंकलेश्वर या फिर अलंकृत प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो जिसका करेक्ट आंसर होगा सिद्धि जैसी आकृति या अलंकृत प्रवेश द्वार को विमान या कलशम कहा जाता है। दक्षिण भारत के मंदिरों में प्रांगण में पाए गए ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। यानी कि जिसमें अलंकृत प्रवेश द्वारों से विमान या कलशम कहा जाता है। और दक्षिण भारत के जितने भी मंदिरों के प्रांगण बने हैं उनके ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में भुक्ति शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रशासनिक प्रभाग गुप्त साम्राज्य के भुक्ति का अर्थ एक राज्य या प्रांत था। यानी भुक्ति का अर्थ क्या है? किसी राज्य या प्रांत से है। इसे कई जिलों में विभाजित किया गया है जिन्हें विषय या प्रदेश कहते हैं। जो जिले विभाजित होते हैं उन्हें विषय या प्रदेश कहते हैं और भुक्ति का अर्थ होता है राज्य। तो राज्य या प्रांत जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब सोडियम कार्बोनेट या अमोनियम क्लोराइड को मिलाया जाता है तो हाइड्रोलिसिस के बाद में किस में थोड़ा एसिड मिलता है? तो हाइड्रोलिसिस के बाद में किस में थोड़ा सा एसिड मिलता है? जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा अमोनियम क्लोराइड। ये प्रोसेस के बाद में अमोनियम क्लोराइड थोड़ा सा अम्लीय होता है क्योंकि अमोनियम क्लोराइड में आयन होते हैं NH4+, पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन आयन H+ को जारी करता है। यह प्रतिक्रिया अमोनियम क्लोराइड को थोड़ा सा अम्लीय बनाती है। ठीक है, तो यानी अमोनियम क्लोराइड में थोड़ा सा हमको अम्ल मिलेगा क्योंकि ये अम्लीय बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्राइमरी पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य जो है कंप्यूटर रैम के भौतिक रूपों में उपलब्ध मेमोरी को अधिक से अधिक उपयोग करने में सक्षम बनाना होता है। यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में जो भी हमारी मेमोरी है उसको अधिक से अधिक यूज़ करने में सक्षम बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में झारखंड में किस पार्टी की सरकार है? तो झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम 2025 में झारखंड विधानसभा चुनाव में JMM के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 81 सीटों में से 56 सीटों को जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी नेतृत्व वाले NDA को 24 सीटों पर जीत मिली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी की दर कितनी है? तो भारत में बेरोजगारी की दर कितनी है? अप्रैल 2025 में जारी किए गए पहले मासिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर भारत में नवीनतम मासिक बेरोजगारी की दर 5.1% है। यानी भारत में नवीनतम बेरोजगारी की जो दर है वो कितनी है? 5.1% है। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है।